बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरी गलियों में फिर रहे हैं जो चाक दामा से लोग साकी, करेंगे तारीख मैं मुरत्तब यही परेशान से लोग साकी। लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट जलों में सर्द इनकलाब रक्सा, लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट जलों में सर्द इनकलाब रक्सा। न जाने आए हैं किस जहाँ से ये हश्र सामा से लोग साकी, और कोई नया रंग बख्श इसको कोई नई रूह फूंक इसमें, कोई नया रंग बख्श इसको कोई नई रूह फूंक इसमें। गुरेज करने लगेंगे वरना हदीस यज़दा से लोग साकी। आज के हमारे इस मर्कज़ी जलसा के मेहमान खुसूसी फर्जंदे गिलगित बल्तिस्तान जनाब नवाज खान नाजी साहब, सदर जलसा मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद मोहतरम फारूक हुसैन साबिर साहब, लायक इज़्ज़त तहसीन डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब, यासीन अंजम साहब, स्टेज और पिंडाल में बैठे हुए काबिल कदर बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने महबूब रहनुमा मोहतरम नवाज खान नाजी साहब को पहली बार कलंदरी आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, नवाज खान नाजी का ये बहुत छोटा तारुफ है कि वो मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है। नवाज खान नाजी का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि सिर्फ उम्र के 29वें वर्ष में जब ये दाखिल हुए तो इन्होंने बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट की बुनियाद रखी, और गिलगित बल्तिस्तान के ये वो वाहिद मुजाहमती सियासतदान हैं कि जिन्होंने रियासत के मुताल्लिक गिलगित बल्तिस्तान की धरती के मुताल्लिक सबसे पहले दुरुस्त बयानिया के साथ अवामी पॉलिटिक्स का आगाज किया। उससे पहले लोग किताबें तो लिखते रहे, घरों में बैठ के बातें तो करते रहे, लेकिन और किसी दर्जे में आईनी हुकूक की बातें करते रहे। कहीं कहीं पाकिस्तान से सूबे का मुतालबा भी करते रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी पहचान क्या है। उनको ये खबर सबसे पहले जिस आदमी ने फील्ड में दी वो नवाज खान नाजी है। इसलिए मुझे फख्र है कि मैं अपनी पार्लिमानी जिद्दोजहद की तरफ जब बारिश का पहला कतरा बनने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मुजाहमतकार आज स्टेज पे मौजूद है। मेरा सर फख्र से बुलंद है। और दूसरा तारुफ नवाज खान नाजी का ये है, एहलियाने कलंदरी, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। गिजर के तहसील पुनियाल के शेर किले का ये शेर, इसने 3 दफा वफाक में मौजूद हुकूमत में जितने नुमाइंदे थे उनको शिकस्त दी है, मौजूद वफाक में। सन 2009 में जब पहला पार्लिमानी इलेक्शन लड़ा तो पीर करम शाह साहब के मुकाबले में नवाज खान नाजी को धांधली करके हरवा दिया गया, और जब उन्हें गवर्नर के मनसब पर फाइज किया गया तो 2011 का इलेक्शन नवाज खान नाजी ने पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में लड़ा। जब कायरा वहां इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जब तमाम मर्कजी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वहां कैंपेन कर रही थी, और नाजी के खिलाफ सिर्फ इस्लामाबाद कैंपेन नहीं करता, नाजी के खिलाफ रावलपिंडी भी कैंपेन करता है वहां। 2011 में सारी कोशिशों के बावजूद, पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत होने के बावजूद शेर किले का ये शेर अपनी सीट निकाल के ले गया। 2016 में जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने बड़ी कोशिश की कि इस गरीब वतन को
इस आम आदमी के तर्जुमान को हरा दिया जाए। लेकिन 2016 का इलेक्शन भी पाकिस्तान में नून लीग की मौजूदगी में नवाज खान नाजी जीता है और 2020 के इलेक्शन में तो वो खुद जीबी में मौजूद था जिस दिन इनकी फतह का ऐलान हुआ। वहां बिलावल साहब ने जितनी बड़ी कैंपेन की, वहां मरियम बीबी ने जितनी कैंपेन की, और नवाज खान नाजी तो गोया सबकी उम्मीदों का वो हल्का उनकी उम्मीदों का मरकज था। लेकिन नाजी साहब ने पीटीआई की वफाक पर हुकूमत होने के बावजूद इज्जत से उनको शिकस्त दे दी। लिहाजा पलंदरी वालों अपने खैर बुलाओ। हमारी क्या पोजीशन होती है कि जब इस्लामाबाद में हुकूमत होती है तो लोग झोंक उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और फख्र महसूस करते हैं। और मैंने उस आदमी को बुलाया जिसने इस्लामाबाद को हमेशा शिकस्त दी है। नाई साहब, आप सरजमीन सदरोदी पे पहली बार तशरीफ लाए। ये वो सदरोदी है कि जिसको कर्नल खान मोहम्मद खान के नाम से भी याद किया जाता है, जो एक बड़ी शख्सियत जिसका डॉक्टर साहब तस्करा कर रहे थे सुकून एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से। जब हमारे ये पहाड़ी लोग इल्म की तरफ रग़बत नहीं रखते थे तो कर्नल खान मोहम्मद खान ने इन लोगों को इल्म की तरफ राग़िब करने के लिए सुकून एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। ये वो सदरोदी है जहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्होंने आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़े दारुल उलूम की बुनियाद रखी और आज बिला शुबा पाकिस्तान आजाद कश्मीर और दुनिया भर में उनके इदारे से फारूक तहसील लोग दीन की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। ये वो सदरोदी है जिसने अब्दुल अलीम सिद्दीकी जैसा अदीब और शायर पैदा किया कि जिसके नतीजे में आज पूरे आजाद कश्मीर में इल्म और अदब का जितना काम हो रहा है उसका सेहरा अब्दुल अलीम सिद्दीकी को जाता है। लेकिन नाई साहब, सदरोदी का एक प्रॉब्लम रहा है, सदरोदी कोई मुजाहमत कार पैदा नहीं कर सका। सदरोदी का ये अलमिया रहा है कि ये जितने बड़े बड़े खानबादे हैं इनके पोते और इनकी औलादे मफाहमत की सियासत कर रहे हैं, मफादात की सियासत कर रहे हैं, सरमाए की सियासत कर रहे हैं। सरमाए के हाँ अपने आप को गिरवी रखा हुआ है और जब भी सरमाए की रेलपेल होती है तो सदरोदी सबसे आगे नजर आता है। लिहाजा मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि सदरोदी के लिए कोई काबिल फख्र मज़ाहमती किरदार आज तक उभर के नहीं सामने आया। हाँ, मेरे जैसे कुछ मज़ाहमती कारकुन यहाँ हैं, वो अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरमाए के मुकाबले में, दौलत पसंदी के मुकाबले में, हुब्बे जा और हुब्बे माल के मुकाबले में हमारी मज़ाहमती तहरीक उस तौर आगे नहीं बढ़ सकी जिस तौर इसे आगे बढ़ना चाहिए था। लिहाजा मैं ये यकीन से कहता हूँ कि हम सदरोदी में ये जो सुर्ख फरेरा लेके आए हैं, ये जो सुर्ख कलम लेके आए हैं, ये जो सुर्ख झंडा सदरोदी में बड़े पैमाने पर आज हमने लहराया है, हम इसका पास रखेंगे। और जिस तरह इंसानी खून को खाना काबा से ज्यादा मुकद्दस कहा गया है, उसी खून के इस फरेरे के रंग की कसम करके कहता हूँ कि सदरोदी को मुजाहमतकारों का शहर बनाएंगे। यहाँ लोग देखें, जहां असेंबली बिकती है, जहां ऐवान बिकता है, जहां अदालत बिकती है, जहां थाना बिकता है, जहां मस्जिद बिकती है, जहां हर आम और खास बिकता है, इस बिकाऊ माहौल में हमने इलेक्शन लड़ने की जसारत की है। वो किसी साहिब नजर ने कहा था कि शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीर और कबीर बिकते हैं, कोई सरेआम कोई पसे दीवार बिकता है। इस शहर में ज़मीर बिकते हैं और यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। और जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। हमने सब कुछ बिकते हुए नजर आए। यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट बिकता है, फिर वो वोटर को खरीदता है। खरीदो फरोख्त का एक बाजार गर्म है और बड़े फख्र से कहा जाता है फलां साहब 50 करोड़ रुपए इस इलेक्शन में लगा रहे हैं, फलां साहब 40 करोड़ और 30 करोड़ लगा रहे हैं। इस वक्त बड़े बड़े कैंडिडेट्स की दौड़ ये है कि किसके पास कितना बड़ा सरमाया है।
जैसे इन्होंने सरमाया देकर टिकट लिए हैं, ऐसे ये सरमाया आगे पानी की तरह बहाकर वोटर खरीद रहे हैं। और आज यकीनन जहां कैंडिडेट बिक रहा है वहां वोटर भी बिक रहा है। लेकिन मैं कभी वोटर के खिलाफ नहीं बात करता, इसलिए कि हम आम लोग हैं, आम आदमी उसकी गुर्बत उसको मजबूर करती है बेचने के लिए। और इन वफाद परस्त टोलों का मसला गुर्बत नहीं होता, इनके मुंह को इंसानी खून लगा हुआ है। ये खून चूसू ग्रुप है, ये खून चूसने वाला ग्रुप है। इनको पता है कि हम आवाम का खून चूस के ये सरमाया पूरा कर देंगे, इसलिए खरीदो फरोख्त का एक बाजार गर्म है यहाँ। मोहतरम अहबाब, मैंने अपने हल्का इंतखाब में नवाज खान नाजी साहब को दावत देके आपके सामने बैठा के जो खाना आपने खाया वही उन्हें खिला के आपको एक पैगाम दिया है कि बंदा अपने जैसा मुंतखब करना चाहिए, बंदा वो मुंतखब नहीं करना चाहिए। बंदा वो मुंतखब नहीं करना चाहिए कि जिसके कारकुनान इलेक्शन की कैंपेन के दौरान कहेंगे आप अजीब आदमी हैं, एक ऐसे आदमी को वोट नहीं दे रहे जिसको लोग 6 माह हाथ पिलाने के लिए तरसते रहते हैं। बात की जाती है कि वो बंदा कि जिसके दरवाजे पे सदर और वजीर आजम आके सजदा करते हैं उसको वोट नहीं दे रहे आप उसको वोट नहीं दे रहे कि जो बंदा किसी ऐवान में जाए बगैर मुल्क का सदर और वजीर आजम है, ये मेरिट बयान किया जाता है। और दूसरा मेरिट ये बयान किया जाता है कि जनाब इशारे करके बताया जाता है कि इधर से इस दफा कबूलियत शर्फे कबूलियत मिल गई है, इधर से आपसे नहीं, इधर से जब इशारा किया जाता है तो आप में से कौन नहीं जानता क्या मुराद होती है। कहा जाता है इस वक्त वो भी बेचना चाहते हैं लेकिन वोट आपसे मांगा जाता है। ये मयार बयान किया जाता है। यहाँ एक मयार एक साहब ने यहाँ अपने बारे में तय कर रखा है कि मैंने आपको आधा किलोमीटर रोड नहीं दिए, मैंने आपको सोनी नहीं दिए, मैंने आपके खानदान में से किसी की अपॉइंटमेंट नहीं की है, यार वो खराब वक्त में आपका ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, मैंने आपको ट्रांसफार्मर भी बरामद किया, मैंने आपको बिजली के पोल भी बरामद किए, मेरे किसी कारकुन ने थाने कचहरी में आपकी सपोर्ट नहीं की थी। एक मेरिट ये बयान किया जाता है कि आपको मालूम है इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है? ओ भाई क्यों खसारे का वोट दे रहे हो? दुनिया नफे की तरफ जाती है तुम नुकसान की तरफ जा रहे हो। जो पार्टी इस वक्त इस्लामाबाद में बरसर इख्तियार है, एक ही मेरिट है कि आजाद कश्मीर को उसको वोट दिया जाए, सुदर्ती को उसको वोट दिया जाए, ये मेरिट बयान किया जाता है। एक मेरिट मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। यासीन अंजुम साहब ने बहुत मुख्तसर अल्फाज में खूबसूरत बातें की हैं। बात यह है दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये दो तबकों के दरमियान बटी हुई दुनिया, उसके घर की तरफ है, उसके खानदान की तरफ है, और एक में और आप जो 95%, 96% लोग दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, जो हमेशा वसाइल से महरूम होते हैं, जो हमेशा बुनियादी जरूरियात के लिए तरसते रहते हैं, जो किसी के दर की तरफ देखते रहते हैं। हम वो महरूम तबका है कि जिनकी महरूमियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, इसलिए कि हमने ऐवान इक़्तिदार में भेजने का फैसला उन 4-3% लोगों के बारे में कर रखा है कि ये हमारी महरूमियों का इजारा करेंगे जिन्होंने कभी महरूमियां नहीं देखी होती, जिनके घर में कभी फाका नहीं आता, जिनके घर में कभी गुर्बत नहीं आती, जिनके घर में कभी बराली नहीं आती, कभी पसमानगी नहीं आती। हम उन लोगों के हवाले अपना मुकद्दर किए हुए होते हैं। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें अपना मुकद्दर अपने हवाले करना पड़ेगा। अपने जैसे बंदे को इस ऐवान में भेजना पड़ेगा ताकि वो हमारे दुख दर्द को समझने वाला आदमी, हम जैसा आदमी
वो ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर हमारे हुकूक की लड़ाई लड़े। चुनांचे मुझे फख्र है कि मैं उस तबके से हूँ कि जिस तबके का 95% तबका होता है, जो गरीब होता है, जिसके दुख दर्द साझे होते हैं, जिसके जख्म साझे होते हैं, जिनकी तकलीफें साझी होती है, मैं उस तबके का नुमाइंदा हूँ। मैं किसी सरमायादार का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी जागीरदार का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी के घर के चौखट पे रह के कहीं किसी से सरमाया लेके नहीं आया हूँ। आज भी मंगर नवाब जस्सी खान से जितना बड़ा काफिला मेरे साथ आया है, इसमें 90% लोग वॉलंटियर्स आए मेरे साथ। मैंने कोई खर्चा नहीं किया उनके लिए। इवन के जिन लोगों ने खाना खिलाया आपको, ये भी मैंने खाना नहीं खिलाया। और अगर के 2-4 गाड़ियां बेचारी जो आमतौर पे सर्विस करती है, उनका रेंट भी मैं पे नहीं कर रहा। ये लोग मेरे साथ क्यों खड़े? मेरे लिए तो मेरे अंदर क्वालिटी है नहीं, मेरे अंदर एक ही क्वालिटी है कि मैं आप में से और आप इसमें से। गाजी साहब, मुझे मालूम है मुझे इस दफा आखिरी इलेक्शन में, जब आपके आखिरी इलेक्शन के बाद अभी तक जो हुए, अल्लाह करे कि आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, वहां आपके कारकुनों की जुबान पे एक जुमला मैंने सुना था। लोग कह रहे थे नाजी साहब के हल्के में कि पहले नाजी को हमारी जरूरत थी, अब हमें नाजी की जरूरत है। ये जुमला आम था वहां। नाजी साहब, मैं जाती तौर पे तो कुछ नहीं हूं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, दिलो दिमाग की दुनिया में, अपने मुताले में, अपनी निजामती तहरीक में, अपने विजन में। लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूं कि जिस तबके से आप हैं उसी तबके से मैं हूं, उसी तबके से ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पिंडाल में भी कोई दूसरे तबके का बंदा नहीं बैठा हुआ है, इसलिए कि उस तबके के लोग हमारी सफों में आते ही नहीं है। उस तबके के लोग हमारी सफों में नहीं आते, वो हमारे दरमियान में नहीं बैठते। उनका और हमारा खाना पीना मुश्तरक नहीं है, उनका और हमारा रहन सहन मुश्तरक नहीं है, उनके और हमारे हॉस्पिटल मुश्तरक नहीं है, उनके और हमारे तालीमी इदारे मुश्तरक नहीं है। खुदा की कसम, उनके और हमारे कब्रिस्तान भी अलग है। वो अलग कब्रिस्तानों में अपने मुर्दों को दफनाते हैं, हम अलग कब्रिस्तानों में अपने मुर्दों को दफनाते हैं। वो हमारे कब्रिस्तानों में अपने मुर्दा दफनाने में भी तौहीन महसूस करते हैं। इसलिए मैं पूरे यकीन से कहता हूं, अगर हमने जिद्दोजहद करने के काबिल हो गए, मैं दोस्तों से कहता रहता हूं हमें कोई नाकाम नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है कि 25 को हम नाकाम हो जाएंगे? क्या कम वोट मिलने से भी कुछ जिद्दोजहद नाकाम होता है? बाबा, किस दुनिया की बात करते हो? ये तो कामयाबियां नाकामियां उन लोगों का पैमाना है जिनका बिजनेस है इलेक्शन, जो अपनी औलादों का बिजनेस बनाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। जिद्दोजहद करने वाले आदमी के लिए इलेक्शन एक बहुत अजीब सी चीज है, एक बहुत छोटी सी चीज है। उसके लिए जिंदगी की जिद्दोजहद सबसे बड़ा असासा होता है। मैं दोस्तों से कहते रहता हूं, हमें कोई दुनिया का आदमी शिकस्त नहीं दे सकता। हाँ, हम खुद अपने आप को शिकस्त दे सकते हैं। जिस दिन हमारी नीयत बदल गई, जिस दिन हमारे इरादे बदल गए, रुपए जाओ रुपए माल का मर्ज हमारे अंदर आ गया, हम भी कहीं बड़ों की सफ में शुमार होने के शौक में मुब्तला हो गए, वो दिन हमारी नाकामी का दिन होगा। इसके अलावा कोई हमें नाकाम नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। इसलिए अहलियाने सुदरोगी, आपका ये जिला जिसको 25-30 साल हुए जिला बने हुए, आज तक इसके जिले इदारे मुकम्मल नहीं है। मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर, महकमे के ऑफिसर के अल्फाज आपसे दोहरा रहा हूं, नाम नहीं ले सकता। उसने कहा कि सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट सुदरोगी होता है। मैंने कहा क्यों मुश्किल होता है? उसने कहा कि वहां इंतजामिया कभी इंडिपेंडेंट अपने फंक्शन नहीं कर सकती, अपने इंतजाम नहीं कर सकती, हमेशा कहीं ना कहीं किसी के पर्ची पे काम करना पड़ता है, हमारा जमीन कमाना नहीं करता। यहाँ के सारे महकमे, यहाँ के सारे इदारे और फिर वो पूरे आजाद कश्मीर के इदारे, वो एमएलए की पॉकेट्स बनी हुई है, वो आजादाना तौर पे फंक्शन नहीं कर रहे,
आज लोग मेरिट बना रहे हैं, रोड पोल वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वोट देने के। भाई साहब 30 साल से आजाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। 30 साल से आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली बल्दिया का काम कर रही है, और वजह यह है कि हमने बल्दिया के लेवल के लोगों को ये सब असेंबली में भेजा है। इन लोगों का लेवल ही बल्दिया का है। मेरा एक भाई किसी मौके पे कहने लगा कि फलां वजीर के बाद में इस हल्के में सबसे ज्यादा मेरिट क्वालिफाई करता हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, और उसने उसके लिए दलील दी कि मुझे कोई 1 किलोमीटर रोड का प्रोसीजर बता दे तो वो कैसे बनती है, तो मैं मान जाऊंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि 1 किलोमीटर रोड का प्रोसीजर क्या है। तो मैं सोचता ही रह गया कि ये तो एक क्लर्क का काम होता है यार, ये तो एक क्लर्क बता देता है कि 1 किलोमीटर रोड का प्रोसीजर क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हमने आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में बल्दिया के लेवल के लोग भेजे, और वो बल्दियाती काम कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि मुल्क का ये बालादस्त इदारा, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। नाजी साहब, हमारे बहुत दुख और दर्द मुश्तरक हैं, हमें बहुत जख्म लगे, लेकिन कहीं गिलगित में बैठ के हमें कश्मीर के जख्म ज्यादा नजर आते हैं, और कश्मीर में बैठ के गिलगित में जख्म ज्यादा नजर आते हैं। सच तो यह है कि गिलगित भी जख्मी है और आजाद कश्मीर भी जख्मी है। दोनों के दर्द 19-20 के फर्क से बराबर है। गिलगित में हमारे बारे में कहा जाता है, लेकिन इनका सदर और वजीर आजम है। मैं कानून मीटिंग्स में वो बात करता रहता हूँ, आज नाई साहब के सामने दोहराना चाहता हूँ। 74 साल गुजर जाने के बाद आजाद कश्मीर का ये 4000 मुरब्बा मील का सरहदी टुकड़ा, आजाद कश्मीर के मेंबरान असेंबली इसको आज तक आईन और दस्तूर नहीं दे सके। ये खिताए बेआईन है। एक खिताए बेआईन में सदर और वज़ीर आज़म भरा क्या होती है। भाई साहब, हमारे यहाँ कोई बच्चा होता है घर में, उसको लोग प्यार से पप्पू कह देते हैं, प्यार से चीटू कह देते हैं, कोई छोटा प्यारा सा नाम रखा होता है। हमारे आजाद कश्मीर के सरबराहान हुकूमत का नाम रखा हुआ है सदर और वज़ीर आज़म प्यार से। ये कहीं सदर और वज़ीर आज़म के अहल लोग नहीं है, ना आईनी और दस्तूरी तौर पे, ना आईनी और दस्तूरी तौर पे ये सदर और वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये खिताए बेआईन है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ सेहत की सहूलतों का फुकदार है, यहाँ सेहत और तालीम का तमाम मामला प्राइवेटाइज हो गए, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ एबरेंट पे चल रहा है। लेकिन नारी साहब, जो 74 का एक एक्ट हमें मिला, उस एक्ट में कानूनी और आईनी तौर पर यहाँ वसाइल रोजगार बढ़ाने पे पाबंदी है। एक्ट 74 में ये बात मेंशन है कि आजाद कश्मीर की असेंबली, आजाद कश्मीर का कोई वज़ीर आज़म सदर वो आजाद कश्मीर में सोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद नहीं रख सकता। वो आजाद कश्मीर में हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता जहाँ लोगों को रोजगार के मौके मिले। वो आजाद कश्मीर में माइनिंग नहीं करवा सकता, वो रिसर्च सेक्टर नहीं कायम कर सकता, वो जड़ी बूटियों की तहकीकात नहीं करवा सकता। आजाद कश्मीर के मेंबरान असेंबली और सदर और वज़ीर आज़म बैरून दुनिया में किसी मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर सकते। कानूनी और आईनी पाबंदी है। यही वजह है कि आज 74 साल गुजरने के बाद भी हमारा सबसे बड़ा ज़रिया माश वो बैरून दुनिया की जीरा बकरियां हैं। हमारे लोग 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड के साथ पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और अब तो पासपोर्ट की इतनी आदत हो गई है वो कोई आदमी कभी बाहर न गया हो फिर भी वो पासपोर्ट तो 3 साल के बाद रिन्यू करवाता रहता है कि क्या पता किस तरफ जाना पड़ जाए। इस कदर तलाशी है। मेरी रियासत के लोग, मेरी इस खूबसूरत सरजमीन के लोग दुनिया भर में रोजगार के लिए टकरे खा रहे और रजील से रजील काम कर रहे हैं। वो दुनिया में टॉयलेट साफ कर रहे हैं, वो टायरों के पंचर लगा रहे हैं, वो तंदूरों पे काम कर रहे हैं, वो टैक्सियां चला रहे हैं, वो होटलों के वेटर हैं, और अच्छी खासी डिग्री सिखाने के बाद भी उनकी ये कैफियत है। और कहा यह जाता है कि जो कुछ हमें मिल रहा है ये भी पाकिस्तान की किफायत मिल रहा है।
अगर पाकिस्तान न हो तो हमारा मुल्क जैसा चल रहा है वैसे भी न चल सके। ये वसाइल से बराबर खिता, इसमें इतने कुदरती वसाइल मौजूद होने के बावजूद जिनकी तफसीलात में आज जाना नहीं चाहता, ये खिता मखलूकुल आला और पसमानदा है। लेकिन नाई साहब ये इसमें तो आप भी बराबर हैं। ये मसले मसाइल आपके और हमारे मुश्तरक हैं। एक दूसरा मसला भी मुश्तरक है, लेकिन उसमें ज्यादा हमारी ज्यादा बलि चढ़ाई गई है। वो रियासत जम्मू कश्मीर का कौमी कज़िया है। रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी कज़िये में सबसे पहला ब्लेंडर तो हमारे साथ ये किया गया। आज मामला करने वाले लोग कहते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए। इन्होंने 47 के फौरन बाद बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को तकसीम कर लिया था, और आज भी कुदरती रास्ते में होने की वजह से नाई साहब आप इतना लंबा सफर करके पाकिस्तान की सरहद से गुजर के अपनी रियासत में आए। वजह यह है कि 47 के फौरन बाद ही गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को अलग कर दिया गया। इनके सारे कुदरती रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन हमारे साथ एक जुल्म और हुआ। मैं चाहूंगा कि आपको वेट करें इस पे कि गिलगित बल्तिस्तान को तनाज़ा कश्मीर से अलग रखा गया है मुस्तकिल तौर पर। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियां अपनी जगह, लेकिन उसको तनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर से अलग रखा गया और आजाद कश्मीर को तनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर की बलि पे चढ़ाया गया। जहां लोगों का खून हुआ, जहां किस्मतरियां हुई, जहां कई लोग महाजिर बने, ये ऊपर महाजिर कानून भी मौजूद है जिसमें पुंछ से आए हुए लोग अपने ही वतन में महाजिर कहलाते हैं। और उनकी मखलूकुल हाल का हाल ये है कि आज कलंदरी की पुंछ महाजिर कॉलोनी में रहने वाले लोग आज भी किसी की जमीन पे रहते हैं, आज भी उनको मिल्कियत के हुकूक नहीं मिले हैं। और मैंने जब अपने एक महाजिर भाई से पूछा कि मुझे बताया कि यहाँ से माइग्रेट करके मकबूजा भारतीय मकबूजा खिते में जाने वाले लोगों की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई आदमी महाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। जाने के साथ ही उन लोगों को जमीनें ऐलान कर दी गई। ये एक दो जमीनें छोड़ के तहजीब के मराकज़ से उठ के आके जहाँ महाजिर कॉलोनियों में रह रहे गजों के साथ जमीनें नाप के होने दी गई हैं और इन्हें यहाँ महाजिर कहा जाता है। यहाँ के लोग महाजिर बन के अरब की कंट्रीज में जा रहे हैं। वो फारूक साहब का एक शेर है, मेरे हमवतन मुझको ये तो बता, तुझ पे इतना जुल्म और सितम आखिर किसने किया? तुझको लूटा क्या फारूक साहब? किसने लूटा तुझे? दर बदर तू हुआ, अपने ही लोगों में अजनबी कर दिया। हम अपनी सरजमीन पर अजनबी हो गए। नाई साहब हमारे लोग 40-40 साल बाहर मजदूरियां करते हैं। 40 साल बाहर मजदूरी करने वाले बंदे के बारे में आप सोच सकते हैं उसकी जिंदगी कैसी गुजरी होगी, उसके औलादे जिंदगी कैसी गुजारी होगी। ये हर तीसरे घर की कहानी आजाद कश्मीर की। हमें रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी कज़िये की दलील पे चढ़ाया गया। इसको बेस कैंप का लॉलीपॉप किया गया। कहा गया कि आजाद कश्मीर भारतीय मकबूजा कश्मीर का बेस कैंप होगा। उस बेस कैंप की बुनियाद पे हमने सारी महरूमियां कबूल कर ली, सारी पसमानदी तस्लीम कर ली और हमने कहा कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी और हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। नाई साहब हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि हमें तहजीब का एक मरकज नहीं मिला। हमें पुंछ से काटा गया, हमें वैली से काटा गया, हमें जम्मू से काटा गया और एक छोटी सी साई की पट्टी को अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो अशर हमारे साथ हुआ, हम अपनी जुबानें भूल गए, हम अपने कल्चर भूल गए, हम अपनी तहजीब भूल गए, हम खुशी गमी के रिवाज भूल गए, हम अपने सब कुछ भूल गए, अपनी हस्ती भूल गए और आज हम फजाओं में मुअल्लक जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हमने कबूल किया था, इसलिए कबूल किया था कि हम उस खिते को आजाद करवाएंगे। जैसे झूठ बोला गया था, ये अलग बात है, मैं उसका तजिया नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों की उम्मीदों का मरकज बनाया गया था इसे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस खिते को अपना मुस्तकिल आईनी पार्ट बना लिया, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आजाद कश्मीर ने यह फैसला कर दिया कि उस इलाके से मुस्तकिल तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं और इस इलाके का मुस्तकबिल का बंदोबस्त करते हैं। चुनांचे नाई साहब मैं मौजूद आप पे छोड़ के जाता हूँ। फ्यूचर हमारा कहाँ जा रहा है? इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है? रीजनल सिनेरियो क्या है? इसमें हमारे कौमी कल्चर की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
कि आजाद कश्मीर में नौकरों की एक फौज इस बार असेंबली में भेजी जा रही है। हमेशा से नौकरों की फौज भेजी जाती रही है, लेकिन इस दफा को तलाश करके कुछ नौकरों को भेजा जा रहा है ताकि ये जाके असेंबली में स्टेप लगाए। जैसे आपके असेंबली में आपके 32 होंगे लोगों ने स्टेप लगाई है। लोगों, नवाज खान काजी उन 33 मेंबरान असेंबली में एक जिंदा आदमी है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में इलाहाद की करारदाद, सूबे की करारदाद पास की गई, 32 लोगों ने उस करारदाद पे साइन किए। एक नवाज खान काजी मोबाइल आदमी था जिसने करारदाद को फाड़ के बाहर फेंक दिया। नाजी ऐसे ही असेंबली में गया, बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा। बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा। काशिद मेरी जान, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, मैं एक बात आगे से पीछे हो जाएगी। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब जीबी आर्डर 2009 पीपल्स पार्टी के दौर में गिलगित में दिया गया तो नवाज खान नाजी पीर करम अली शाह के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा था। लोग ये खुशियां मना रहे थे कि गिलगित को आईनी हुकूक मिल गए। नवाज नाजी हर पोलिंग स्टेशन पे जीबी आर्डर की कापियां फाड़ के फेंक के कहता था मुझे वोट दो। ये वो जरूरतमंद आदमी है। नाई साहब हमारे साथ भी होने जा रहा है। हमारी असेंबली रबर स्टेप के तौर पे काम कर रही है। हमने इस दफा लोगों के दिलो दिमाग पे दस्तक दी है। मसला ये नहीं है कि हम क्या कर पाएंगे, मसला ये है कि हमें करना क्या चाहिए इस मौके पर। जब से 3 माह से मैं इलेक्शन कैंपेन में हूं, मुझे मालूम है कि सुदरोती के हल्के के बड़े बड़े लीडर जो पहले स्कीमों के अलावा किसी में बात नहीं करते थे, अब 5 से 10 मिनट अपनी स्पीच में रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी कज़िये पे बात करते हैं। इन्होंने शेर की खाल चढ़ाई हुई है। ये शेर नहीं है, ये शेर नहीं है, शेर की खाल के अंदर है। शेर की खाल के अंदर गीदड़ है। ये जब रियासत जम्मू कश्मीर के कज़िये की बात करते हैं तो कहते हैं कि जनाब इस दफा रियासत खतरे में है, लेना हमें वोट दें। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, क्या रियासत को आपको धक्का देंगे? को बड़ा कब कुछ चाहिए उसके लिए, धक्के से बजाएंगे इसको? बात यह है कि वोट उठाने का ये जानते हैं ये कि पब्लिक सेंटीमेंट है, और आजाद कश्मीर में ये पब्लिक सेंटीमेंट बड़ा गहरा है, जिसकी वजह से ये कश्मीर के कौमी कज़िये में बात कर रहा हूँ। मैं हर जगह ये बात कर चुका हूँ। आज मंत्री के स्टेज पे खड़े होकर ऐलानिया ये बात करता हूँ कि सुदनौती 1 के हल्के का कोई बड़े से बड़ा कैंडिडेट रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी कज़िये पे मेरे साथ स्टेज पे बैठ के बात करे, अगर वो मुझे और आपको मुतमईन करके मैं उसके हाथ में बैठा हो जाऊंगा। यार क्या बात करते हैं कि नाराज लोग हैं। इन्होंने कज़िये कश्मीर का मुताला ही नहीं किया। ये स्कीमों वालों के घर में पैदा हुए हैं, ये नौकरों के घरों में पैदा हुए हैं, ये मुलाजमों की औलादें। इनको क्या पता कश्मीर का कौमी कज़िया तो किसी गैरतमंद का मसला होता है, ये तो किसी गैरतमंद धरती के बेटे का इशू है, ये इन नौकरों का मसला नहीं है। ये झूठ बोलते हैं आगे लोगों के साथ। बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर को बचाया कैसे जा सकता है? सिर्फ ये कह लो कि वोट मुझे दो, मैं रियासत जम्मू कश्मीर बचा के दूंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बात यह है कि मैं वो फार्मूला बता रहा हूं आपको, मैं वो फार्मूला शेयर कर रहा हूं आपसे। अब आजाद कश्मीर को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि आजाद कश्मीर के इख्तियार की लड़ाई लड़ी जाए, हक के हकमियत की लड़ाई लड़ी जाए, हक के मिल्कियत की लड़ाई लड़ी जाए। आजाद कश्मीर के वसाइल पर आजाद कश्मीर के लोगों की मिल्कियत को तस्लीम करवाने की जरूरत की जाए। आजाद कश्मीर के बेइख्तियार ऐवान को हकमियत का और बाकायदा मुक्तदर इदारा बनाने की कोशिश की जाए, 22 इदारा बनाने की कोशिश की जाए, ताकि तुम्हें जो 2 टके का लगा सके, ताकि तुम्हें कोई सूबेदार कान पकड़ के उससे ना निकाल सके, ताकि तुम्हें कोई बाड़ी पकड़ा ना कर सके। ये कौमी बेइज्जती जो हमारी होती है, ये बेइज्जती इन बेगैरत लीडरों की वजह से होती है, हमारी वजह से नहीं होती है। ये कौम बेगैरत नहीं है नाज़िर साहब, आजाद कश्मीर के लोग बेगैरत नहीं है। इनको बेगैरत क़यादत मिली है, इनको बेहया क़यादत मिली है। इस बेहया क़यादत ने इस कौम का सत्यानाश कर दिया है। बात यह है कि हक़ हकमियत की लड़ाई लड़नी चाहिए, हक़ मिल्कियत की लड़ाई लड़नी चाहिए। आजाद कश्मीर के सुलूले लम्बे ऐवान को मुक्तदर ऐवान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इसके इख्तियार बनाने की लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। जीबी को सूबा बनाने के बजाय
GB को आइन साल असम्बली दी जाए, जफराबाद को हिस्सा बनाने के बजाय जफराबाद को आइन साल असम्बली दी जाए। छोड़ो खुशबिया नाजी पे, छोड़ो फारूक हसन साबिर नाजी पे, ये बैठ के आपस में अपना मसला हल कर लेंगे। अबे मत डाले दो कि किलगिती तुम्हें नहीं मानते, तुम किलगिती को नहीं मानते। हम जानते भी हैं, हम पहचानते भी अपने आप को, तुम्हारे काले करतूत भी जानते हैं, तुम्हें भी पहचानते हैं। ये हमारा मसला है कि हम मसले आपस में कैसे बैठ के आपसे काम कर सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये महज जज्बात की बात नहीं है। नायब साहब, हम आपकी तरह इतने बड़े मुजाहमतकार तो ना पढ़ सके, लेकिन हमने सियासत का बतौर सब्जेक्ट पढ़ा है। 3 इलेक्शन के तदब्बर के बाद हम इलेक्शन में आए, कोई शूल मेरे के तौर पर नहीं आए, लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक देने के लिए आए कि देखो इन गुलामों और महकूमों को, जो गुलामी और महकूमी पर करार कर चुके, इनको वोट देकर लूटे जाओगे, पिट जाओगे। कल रोएंगी तुम्हारी नस्लें, कल तुम्हारी औलादें रोएंगी और तुम्हें कुफ करेंगी। उस वक्त क्या करोगे? वो मुझे किसी ने कहा, यहाँ इंतजामिया के ऑफिसर ने, उसने कहा परसों मरियम के जलसे में यहाँ दर्जनों लोगों की जेबें काटी गई है, लोगों की नकदी चोरी की है, लोगों के मोबाइल चोरी किए गए। तो मैंने वहां कहा, मैंने कहा बड़े डाकू के साथ जेबपुत्रे भी आए हुए थे। हमें बड़े डाकू नजर आते हैं, जेबपुत्रे नहीं नजर आते बेचारे। इसलिए मैं आज सुबह आते वक्त अपने लोगों को कह रहा था अपनी जेबों का ख्याल रखना, लेकिन चूंकि आज सारे जिंदा लोग बैठे, आज ऐसा होने का कमांड नहीं है। गर्ज मैं आप दोस्तों से अर्ज कर रहा हूँ, हमारी लड़ाई पहली बात तो ये है कि हमारे तबके का आदमी लड़ सकता है और कौमी गैरत रखने वाला आदमी लड़ सकता है, कौमी सियासी शऊर रखने वाला आदमी लड़ सकता है। मुझे फख्र है कि मैंने जिन अपने अजीम उस्तादों से सियासत का इल्म सीखा है, उनसे हमने दलाली नहीं सीखी है, उनसे हमने चोरी चिकारी से किसी ऐवान में चोरी के रास्ते से ऐवानों में पहुंचने का रास्ता नहीं सीखा है। हम अवामी चीजों पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारा ये तारीफी इलेक्शन है, हम कितने वोट, भाई साहब हमने बाकायदा अपना स्लोगन दिया है, वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो, शराब को तहफ़्फ़ुज़ दो। हम लोगों का वोट महफूज करने के लिए आए हैं, हम लोगों का वोट जाया करने के लिए आए हुए हैं। मुझे यकीन है कि वोट वही महफूज होगा जो इस सुर कलम के लिए आएगा और जो बेलचे को लगेगा। इंतखाबी निशान बेलचा भी इसीलिए रखा कि यह आम तबके का निशान है, यह आम तबके के हाथों का आला है। मैंने कोई शेर नहीं रखा जो इंसानों को छीन फाड़ के खाता है, मैंने कोई तीर और तलवार नहीं रखे जो यहाँ से खून निकालते हैं, मैंने कोई मस्टंडू का पल्ला नहीं रखा है, मैंने कोई ऐसा दरख्त भी नहीं रखा जो बगैर बेलचे के लग ही नहीं सकता। दरख्त लगने के लिए भी बेलचा चाहिए होता है। मैंने बुनियादी वो चीज रखी है, बेलचा रखा है। और बेलचा आज तक हमारे घरों में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके हम बेलचा नहीं है, कोई हम अपनी बेलचे कहते रहते हैं, इसलिए बेलचा रखा है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज इस बड़े मजमे में मेरे साथ नवाब जस्सी खान बाजार से लोग आए। मुझे नवाब जस्सी खान से भी कितने वोट मिलते हैं मुझे सरोकार नहीं है, लेकिन एक फख्र है मुझे कि मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में इन सारे बड़े बड़ों की दिहाड़ियां करवाई। जहां जहां लोग मुझे जानते थे, जहां लोग मुझे पहचानते थे, वहां उन गरीबों के साथ, जिन गरीबों के साथ कभी ये हाथ नहीं मिलाते थे, उनके गले में भी जाके हार डाले गए, मोमबत्ती जला के लोग तलाश किए गए कि कोई तो जान वाले तो मिले कि जिनके गले में हार डाल दें। और हार डालने के बाद मेरे कई नौजवानों ने आके कहा कि बेचारों को एक बंदा भी नहीं मिलता था। सर हमने कहा चलो खुश करके भेज दे, हमारे मेहमान है, इतना किया हमने। और इंशाअल्लाह लजीज यासीर अफजल साहब आप दोस्तों की मदद और ताबन से हम सुदरोती भर में, हमारा काम 26 तारीख को शुरू हुआ, 25 तारीख तक इनका बिजनेस है। हमने इनके बिजनेस को चैलेंज किया है, हम कितने चैलेंज कर सके, हम कितने वोट महफूज कर पाएंगे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, खूब कहा डॉक्टर खुर्शीद अनवर ने कि नाई साहब आप ये बताइएगा कि पूर्णियाल की तहसील बाकी तहसीलों की निस्बत कितनी पसमानदा रह गई है कि आपने पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के मरकजों को शिकस्त देकर लोगों के हुकूक की जंग लड़ी है। बताइएगा कितने लोग महरूम हो गए। और ये भी हमें बताइएगा कि आप जैसा बावकार गरीब आदमी जब किसी ऐवान में पाता है तो उसमें लोगों के वकार और इज्जत में कितना इजाफा होता है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ एहतियाम प्रंदरी, जिन दोस्तों ने हमें रिसीव किया। यहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर जो लोग हमारे साथ रैली में यहाँ शरीक हुए, जो पिंडाल में मौजूद थे,
जिन लोगों ने खाना सर्व किया, और मैं फख्र करता हूँ अपने उन दोस्तों के साथ कि जो आप बाइज्जत तरीके से हमें पलंदरी लेकर आए। मैं शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, सब डिवीजन वन के लोगों आपका शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, इसलिए कि मैं और आप वहाँ एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ लोग जानते नहीं है। मैं रब की कसम उठा के कहता हूँ, जब हम अगर इस अपने पाँव पे खड़े रहे और पलंदरी वाले जान गए तो उस दिन इन लोगों के इक़्तिदार का सूरज हम यहाँ से गुरूब करके रहेंगे। ये मजाक नहीं है, यही वो पब्लिक है कि जिसको तुम दोस्तों, ये आपके वोट की कीमत लगा के बाद में ये अपने दफ्तरों में बैठ के कहते हैं इन्होंने कौन सा एहसान किया, हमने पैसे देके वोट लिए हुए हैं। इसलिए हम आपके वकार और आपकी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यकीन जानिए, जिस दिन जिन लोगों को आज ताने दिए जा रहे हैं, ये भूखे नंगे ये वोट भेजते हैं, जिस दिन इन लोगों का इधर से तब्दीली हो गई, इधर से ये बदल गए, इनका माइंड चेंज हो गया, ये भूखे शेरों की तरह इन पे पड़ेंगे और इनके अपनी छठी का दूर जान करवाते रहेंगे।